नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपकी आवाज को मंच देने वाला ये कार्यक्रम। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दों पर चर्चा। पहले आधे घंटे में यानी डिबेट नंबर 1 में हम साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों और उन्हें लेकर सरकार के रवैये पर चर्चा करने वाले हैं। सरकार बनाम साहित्यकार, क्या यह सम्मान लौटाना सिर्फ दिखावा है या वाकई साहित्यकारों को देश के मौजूदा माहौल में घुटन महसूस हो रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक तकरीबन 30 साहित्यकार सम्मान लौटा चुके हैं। वहीं साहित्यकारों को भी लग रहा है कि सरकार उन्हें लेकर गंभीर नहीं है। तो अगले आधे घंटे इसी पर चर्चा, सियासी साहित्यकार। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने वालों में अब एक और मशहूर नाम शामिल हो गया है, मुनव्वर राणा। उर्दू के बड़े शायर हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने सम्मान लौटाया उससे उनकी नीयत पर सवाल उठ गए। एक लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपना सम्मान वापस किया। दलील ये दी कि वो मौजूदा हालात के विरोध में सम्मान लौटा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो भविष्य में कोई और सम्मान नहीं लेंगे। जब इखलाक के घर से गोश्त नहीं निकला और वो मार दिया गया, तो इसका मतलब है जो फेसबुक पर मुझे गालियां दे रहे हैं, इनमें से 50 लोग मिलकर के मुझे मार देंगे तो हुकूमत कहेगी नहीं इनके भी घर से गोश्त निकला होगा। ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले मुनव्वर राणा ने कहा था कि अवार्ड लौटाने से हालात नहीं बदलेंगे और न ही उनकी कलम में जंग लगा है। साथ ही ये भी कहा कि 1 लाख की रकम छोटी होने की वजह से ही हर कोई सम्मान लौटा रहा है। 2 मुशायरे मैंने छोड़े थे, 1,40,000 के, तब 1 लाख का अवार्ड लिया था। तो अगर 25 लाख का अवार्ड होता तो शायद वापस करने कोई नहीं आता। रायबरेली के रहने वाले मुनव्वर राणा कई बार सोनिया गांधी को लेकर भी लिख चुके हैं। मैं यहाँ मोहब्बत के लिए आई थी, बड़े बुजुर्गों की खिदमत के लिए आई थी। कौन कहता है मैं हुकूमत के लिए आई थी। शजरे रंगो फूलो बू नहीं देखा जाता, शक की नजरों से बहू को नहीं देखा जाता। मुनव्वर साहब की नेक नियति पर सवाल उठाने वालों की आज कमी नहीं है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर किनारा कर लिया कि जो भी साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं वो दादरी और कर्नाटक में कलबुर्गी की हत्या की वजह से लौटा रहे हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। दादरी जहां हुआ है वो समाजवादी पार्टी का शासन है उत्तर प्रदेश में, और कर्नाटक जो कर्मशील की हत्या हुई है वो कर्नाटक में हुई है, वहां कांग्रेस का शासन है। आपको बता दें कि अभी तक नयनतारा सहगल, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी समेत हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के तकरीबन 30 साहित्यकार अपना सम्मान लौटा चुके हैं। वजह चाहे अखलाक की हत्या हो, कलबुर्गी की हत्या या फिर साहित्यकारों की नजर में देश का मौजूदा माहौल। सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई जिससे वो साहित्यकारों को भरोसा दे पाती, बल्कि मंत्रियों और नेताओं की तरफ से तो विवादित बयान ही सामने आए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को भी ब्लॉग लिखना पड़ा। उन्होंने कहा कि सम्मान लौटाकर साहित्यकार मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वहीं साहित्यकारों ने भी लगाया है सरकार पर संगीन आरोप। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या साहित्यकार बनाम सरकार की लड़ाई में साहित्यकार सही हैं? तो आज का हमारा सवाल बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए, क्योंकि आपको SMS पोल के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचानी है कि क्या साहित्यकार बनाम सरकार की लड़ाई में साहित्यकार सही है। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमारे नंबर 51818 पर SMS करें। हमारे #HTP और #अवार्ड वापसी के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हम तक जुड़ सकते हैं। आपकी राय इस शो में हम जरूर दिखाएंगे। अब मेहमानों का मैं परिचय आपसे कराता हूं, क्योंकि चर्चा का विषय वक्त हो चुका है। मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। मुनव्वर राणा साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कुछ ही पलों में हाजिर होने वाले हैं। जाने माने साहित्यकार मंगलेश डबराल साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। RSS के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। पहले 45 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर, कोई इंटरवेंशन नहीं, और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। तो पहले 45 सेकंड में मंगलेश डबराल साहब, मेरा सवाल आपसे है, किस बात की शिकायत है आपको नरेंद्र मोदी की सरकार से? देखिए, शिकायत ये है कि पिछले कुछ समय से इस मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है और ये उन शक्तियों के द्वारा
जिनको सरकार का, राज्य सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादियाँ जो कि हमको संविधान ने दी हैं, उनका लगातार हनन हो रहा है। अल्पसंख्यक खास तौर से निशाने पर हैं। उनको या तो धमकाया जा रहा है या उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है, बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जिसमें जी मंगलेश जी 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड का एक लिमिटेशन है। राकेश सिन्हा, आपने सुनी मंगलेश जी की बातें, मैं भी आपको पिछले कई दिनों से देख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ आपके तमाम विचारों को। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? सुधांशु जी, मेरे आखिर में आपके पास आऊँगा, हालांकि दायित्व ये आपका सवाल आपका बनता है, पर क्योंकि आरएसएस के आप विचारक हैं प्रोफेसर साहब राकेश जी, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि जो बच्चा नाराज है, जो घर का रूठा व्यक्ति है, उसके आंसू पूछे जाएं, उससे पूछा जाए कि क्यों नाराज हो, क्यों हम तुम्हारे गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, क्यों अड़ियल रवैया अपना लिया जाए और इस मामले को ये रंग दे दिया जाए कि भारत की बदनामी करने की साजिश चल रही है? देखिए, संवाद तो लोकतंत्र की आत्मा होती है और जब भी कोई भी कालखंड हो, कोई भी घटना हो, संवाद नहीं मरना चाहिए। ये इस बात को कहते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि यही मंगलेश डबराल जी हैं जो एक जन संस्कृति मंच करके एक संस्था है जो CPIML से जुड़ी हुई साहित्यकारों की संस्था है। इन्होंने उदय प्रकाश, जिन्होंने इसमें लीड लिया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 16 साल तक फुल टाइमर रहे हैं, साहित्यकार भी हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फुल टाइमर रहे, जब आदित्यनाथ के हाथों से अपने फुफेरे भाई के लिए एक दिए गए सम्मान में शामिल हुए तो क्या असहिष्णुता की बाढ़ थी, साहित्यकार जानते। आप जाइए इंटरनेट पर देख लीजिए। तब उदय प्रकाश की हालत खराब हो गई। मंगलेश डबराल जी जब भारत नीति प्रतिष्ठान में, जिसका मैं निदेशक हूं, आए तो इन पर प्रहार होना शुरू हो गया कि अब तुम क्या कर रहे हो। जिन लोगों ने इस देश में संवाद को तोड़ा, वो संवाद ठीक 45 सेकंड संवाद का तोड़ा मंगलेश डबराल ने, और आज संवाद की बातें कर रहे हैं। संवाद की बात दरअसल मैं कर रहा था, मंगलेश जी ने नहीं की थी, मैं ये स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं। लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यों ये भाव आ रहा है कि जितने साहित्यकार, जितने लेखक जो नाराज हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं या तो राइटिस्ट विचारधारा के नहीं हैं, या तो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, या लेफ्टिस्ट हैं? क्या ये बात सही है कि वो लोग परेशान हैं आज की तारीख में? मूलतः समस्या ये है कि भारत में हमें संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए। आज जो सरकार है और उनकी जो पार्टी और उनके जो नेतागण हैं, उनके बयान हम पिछले साल भर से सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान चले जाओ, हमसे सहमत नहीं हो तो। हमें रोज ये निर्देश दिया जा रहा है कि हम क्या खाएं, हम क्या पहनें, हम क्या बोलें, हम क्या लिखें, हम क्या पढ़ें। इस बारे में एक विशिष्ट विचारधारा, जिसे हिंदूवादी विचारधारा कहा जाता है, वो हमको निर्देशित कर रही है और हमारे अपने मौलिक अधिकार एक तरफ बाएं रख दिए गए। इस साहित्यकार जो भी है उसके सर 45 सेकंड हो गए। सीधी सी बात एक है कि अगर आपकी विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं तो क्या हम इस देश के रहने के हकदार नहीं बनते? और साहित्यकार नहीं तो कौन बोलेगा? मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा, माफी के साथ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या सरकार की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्यों सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रवक्ता इस भाव को अंजाम दे रहे हैं कि हमको तो इन साहित्यकारों की परवाह नहीं, क्योंकि इनकी विचारधारा हमसे मिलती नहीं है, बीते 50-60 सालों में इन्होंने हमारे खिलाफ लिखा है, आज हमारी सरकार है तो हम इनकी कदर नहीं करेंगे? क्या ये भाव ठीक है? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। यह घटना शुरू हुई दादरी के इंसिडेंट से। दादरी उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, अरे उस सरकार की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए जो केंद्र सरकार को दी है। उसमें न कहीं गोमांस को कारण बताया है, न सांप्रदायिक हिंसा बताया है, यहां तक कि हत्या की 302 धारा का भी उल्लेख नहीं है। यथार्थ ये है और प्रतिक्रिया ये है, तो मन में शंका तो उत्पन्न होगी ही। और दूसरी बात, साहित्यकार भाव प्रवण होता है। कहा गया है कि कवि के अंतर में आग भरी, कवि की आंखों में पानी है। तुम कवि हो, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है, मगर ये अंतर की आग
और आंखों का पानी सब जगह एक साथ दिखना चाहिए था जब 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे हो, या पूरे कश्मीरी हिंदुओं का मैसेकर करके जेनोसाइड हुआ हो, या सिखों का नादिरशाही कत्लेआम हुआ हो। तब आंखों का पानी और दिल की आग नहीं दिखी और आज दिखती है, और यथार्थ के ठीक विपरीत दिखती है तो संदेह उत्पन्न होता है। चलिए 45 सेकंड के लिमिटेशंस खत्म है। आप सब एक दूसरे की बात को काट भी सकते हैं और बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सुधांशु जी मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा इस डिबेट की शुरुआत। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप मुझे चाहे तो करेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए या पसंद ना आए। एक पहल होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की तरफ से, जैसे आज मैंने चैनल पे सुना राणा साहब ने कहा, मुनव्वर राणा ने, वो इस शो में आने वाले थे अब तक नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, अगर वो बात करें मुझे पहुंचाएं तो मैं अपना अवार्ड वापस ले लूंगा। आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री को वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, लोगों का भरोसा जीतना चाहिए? देखिए, साहित्यकार प्रबुद्ध होता है, भाव प्रधान भी होता है और बुद्धि प्रधान भी होता है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, कुछ लोग भ्रमित हैं और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यदि श्री कुलबर्गी जी की दुखद हत्या के बाद कर्नाटक सरकार एक कदम भी नहीं उठा पाई है, दोष भाजपा का है क्या? दाभोलकर की हत्या के समय दोनों जगह केंद्र में कांग्रेस की और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अभी दादरी इंसिडेंट्स पर समाजवादी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट क्या है ये आप देख लीजिए। यानी हकीकत में तो वो उसको हत्या तक नहीं मान रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा तो छोड़िए, और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है कि आजम खान यूनाइटेड नेशंस को कोई इनकार नहीं कर रहा कि कर्नाटक ये कहना चाहता हूं सरकार है, यदि कोई सामान्य, लेकिन मैं आपको कुछ बयान याद दिलाना चाहता हूं। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का बयान, संगीत सोम का बयान, सुरेश राणा का बयान, साक्षी महाराज का बयान, साध्वी प्राची का बयान। आप चाहें तो वो बयान में पढ़ के दोबारा बता दूंगा, लेकिन समय जाया होगा। हाँ, गिरिराज सिंह का बयान, मैं इसमें, क्योंकि ये तमाम लोग केंद्र में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं सांसद होने के नाते, ऐसे में अगर मंगलेश डबराल या मुनव्वर राणा जैसे लोग नाराज ना हो तो क्या करें? देखिए, बयानों को आप छोड़ दीजिए, हम उस विषय पर नहीं करें। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब स्पष्ट रूप से उन बयानों को खारिज कर चुका है। आप सोचिए, याद करिए, उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था कि जो डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए 10 करोड़ का फतवा दिया था, अरे खारिज करना तो छोड़िए, उसके बाद वो पद पर भी बने रहे। दिग्विजय सिंह जी से लेके क्या क्या बोले, छोटे नेता नहीं है ये। आजम खान और दिग्विजय सिंह फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। हमारे यहां तो आप कह देते हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है, उसको भी खारिज कर चुकी है हमारी नेतृत्व, और वहां पर तो कुछ बोला भी नहीं गया, फिर भी वो हृदय द्रवित नहीं हुआ था। एक बात मैं कहना चाहूंगा, राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही ने बुला करके फटकार डांट देखिए, एक दौर लगाई, वो क्या है? आज फटकार लगाई भी है क्या? लेकिन देखिए, मैं एक बात मना कर रहे हैं, सुमित जी, मंगलेश जी ने एक बहुत बुनियादी बात कही है, मैं मानता हूँ, क्या क्या नहीं किया, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है यही बन रहा है। एक बात मैं अभी, ऐसी कोई बात नहीं हुई, यही देखिए भ्रामक दुष्प्रचार है सुधांशु जी, निरंतर बनाए रखा जाता है। सुधांशु जी, मैं एक बात मान लीजिए, मैं मंगलेश जी की बात को सही मान लूं, मान लीजिए सही है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस दिग्विजय सिंह जी ने 26/11 के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था, क्या सोनिया जी ने एक बार बुलाया? अब जवाब दे। ये फ्रिंज एलिमेंट, आप सिलेक्टिव इंटेलेक्चुअल नहीं चलेगा, चयनित चयनित सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। को सुधांशु जी को कि अगर दिग्विजय सिंह गलती कर रहे थे तो क्या गलती करने का अधिकार महेश शर्मा को मिल जाएगा? क्या आजम खान गलती करते तो संगीत सोम भी गलती करेंगे? नरेंद्र मोदी अमित शाह को लगानी गलती चाहिए? मेरा एक सवाल का जवाब ये दे दे। अरे गलती नहीं है सुमित जी, एक तरफ वक्तव्य है, बेंगलोर में दूसरी तरफ मैं उदाहरण देता हूं, केरल में प्रोफेसर जोसेफ एक प्रोफेसर थे जिन पे यह आरोप था कि उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कोई गलत प्रश्न पूछ लिया था, उनके हाथ काट दिए गए। हाथ काटने की आप तुलना कर रहे हैं। इस देश में आरएसएस बीजेपी के बियॉन्ड भी लोग रहते हैं और उनकी प्रतिक्रिया बता रहा हूं। प्रशांत, नहीं एक बात सुन लीजिए, प्रशांत जो सवाल उठाया, बीजेपी का एक प्रवक्ता बैठा है, जो सवाल उठाया जाता है उसका जवाब न देके और सवाल जो है 2-3 बुला लेते तो मैं एक बात पूरा कर, बस 30 सेकंड पूरा कर, 30 सेकंड पूरा कर लूं मंगलेश जी, और आप ये तो बोलने देंगे नहीं, आपका मैं 30 सेकंड पूरा कर लूं कि प्रशांत पुजारी की हत्या हो गई। बेचारा फूल बेचता था और उसकी प्रतिष्ठा थी, गौों की रक्षा करता था। सारे सेकुलरवादी चुप हो गए। वो हत्या नहीं है, वो जीव नहीं था,
वो हिंसा नहीं है, वो भी गलत हुआ। आप पूछिए, वो भी गलत हुआ। आप पूछिए क्यों नहीं, दर्द की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। नहीं, वो भी एक जगह गलत था। दर्द की अभिव्यक्ति कौन सही ये ठहराएगा मैंने उसको? क्या कहा, हत्या चाहे हिंदू की हो, अरे चाहे ये मुसलमान आप की कह हो। रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो तगमा लेकर, सेकुलरिज्म के तगमा लेकर घूमते हैं। चयनित धर्मनिरपेक्षता से देश परेशान है। आप चयनित धर्मनिरपेक्षता से बाहर निकलिए, दोनों आंखों से समान रूप से लोगों को देखिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी आपकी बात का जवाब भी देंगे। मैं वापस विषय पे लौटता हूं, क्यों ये सहिष्णुता नहीं दिखाई देती समाज में आज? सुमित जी, मैं आता हूं, सुधांशु जी आता हूं। मोटी बात मैं एक प्रश्न समझ सुमित जी लीजिए। करना चाहता हूं। सुधांशु और दोनों लोग एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व यहाँ करते और हैं। एक ही तरह की बातें कर और रहे हैं। आप और मंगलेश जी भी एक विचारधारा के नहीं, हैं। हमने- ऑलमोस्ट आपको बताइए क्या अंतर है दोनों में? मंगलेश जी से मेरी शायद पहली मुलाकात नहीं, है। मुलाकात से नहीं होता, मैं तो मुलाकात इनको हमारी सुधांशु जी से पहले मुलाकात कभी नहीं मिला है। भी नहीं। मेरी भी सुधांशु जी से मुलाकात नहीं है। पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों जब भारत में सरकार नई बनी तो उसने एक नारा दिया था, एक वाक्य कहा था, अपना नीति वाक्य, सबका साथ सबका विकास। लोगों के बीच में एक भरोसा जागा कि शायद ये सरकार सभी लोगों को इंक्लूसिवली सबके डेवलपमेंट की बात करेगी। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में जो कुछ देखने में आया, क्रमशः एक के बाद एक, आपने उन तमाम लोगों के नाम ले दिए हैं सुमित, जिनके विभिन्न बयानों को लेकर के बवाल मचा है। मैं जानना ये चाहता हूं कि 1.5 साल में प्रधानमंत्री ने कभी या पार्टी ने इनकी कभी ऐसे बयानों को लेकर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की? कभी नहीं की। अभी कहा जा रहा है सुधांशु जी द्वारा कर्नाटक में हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, कांग्रेस जिम्मेदार है, मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी जिम्मेदार है। ये जो आज प्रतिरोध हो रहा है, जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है, जो कुंठा व्यक्त हो रही है, वो इसलिए नहीं कि वहां पर हत्या हुई थी कि कहां पर हत्या हुई थी। ये इस बात को लेकर हो रही है जिसे आप दरकिनार करना चाहते हैं कि हत्या करने वाले लोग कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी और किस कारण से ये हत्याएं हो रही हैं, कौन सा वातावरण और समाज के ऊपर, देश के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, दाभोलकर आप क्या हमारे हम क्या कहें, क्या खाएं, क्या पहने, क्या बोले, क्या लिखें, क्या पढ़े, क्या हम आपसे पूछ करके करेंगे? किसने रोका है? किसने रोका है? आपकी इस देश में खाने पीने रहने आपके वो लोग जो आज ये हत्याएं कर रहे हैं, ये बौद्धिक अभी कश्मीर के अंदर प्रदूषित मस्तिष्क का देन है। देखिए भारत का प्रचार कौन रोक रहा है इस देश में? एक विधायक कश्मीर की विधानसभा में उठ करके कुछ बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसकी पिटाई कर देते हैं विधानसभा के। आप ये बताइए, आप ये असहिष्णुता, रोज सरकार की असहिष्णुता आपकी, देखिए यही हमारी आपत्ति का कारण है। यही बुद्धिजीवी वर्ग जो कल तक आपका बड़ा प्रचारक था, आपका बड़ा प्रशंसक था, वो बुद्धिजीवी वर्ग आज आंदोलन सुमित जी एक सेकंड, कौन से समाज की बुद्धिजीवियों की बात कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये आपका छिपा एजेंडा हम पहले भी कहते थे कि जब सरकार में आप आएंगे इस एजेंडा को लागू करेंगे। एक बात आप वही करने पर आमादा हैं आज, लेकिन ये देश होने नहीं देगा। 8 अप्रैल 2014 को जनसत्ता में जिन लोगों ने अपील जारी की, नरेंद्र मोदी फांसीवादी है, संघ फांसीवादी है, इसके लोगों को वोट मत दो। नरेंद्र मोदी 2002 के संहार के जिम्मेदार हैं, इसको वोट मत दो। उसमें अशोक वाजपेयी थे, मंगलेश डबराल जी बता दें उस अपील के साथ थे या नहीं थे, उसमें दस्तखत किया कि नहीं थे। उन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं नरेंद्र मोदी के आने से पहले? संघ के लोग के विचारधारा पर जो फांसीवादी, सांप्रदायिक और जेनोसाइड के जिम्मेदार मानते थे, वो लोग क्या बहाना निकालेंगे? ये बहस को भटकाने की क्या भटकाया जा रहा है? आपने 8 अप्रैल को जारी किया कि नहीं, बता दीजिए मंगलेश जी। आपने 8 अप्रैल के उस बयान के साथ थे या नहीं थे? कि इस देश में लेखकों, बुद्धिजीवियों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? अरे मैंने जो सवाल पूछा के आधार पर एक सवाल का भी जवाब दीजिए मंगलेश जी। 8 अप्रैल 2014 के बयान में आप दाभोलकर के साथ हुआ, जो कि कुलबर्गी के साथ हुआ, वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये सब सनातन संस्था के लोग थे। सनातन संस्था के लोग कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? संस्था के लोग हर जगह की पार्टी करेगी। अरे उसको गिरफ्तार किया गया है। चाहे बीजेपी की सरकार बनने के बाद सनातन संस्था के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महात्मा गांधी के हत्यारे की हत्या के दिन, मृत्यु के दिन को एक शहीद दिवस के रूप में मनाने कौन मना रहा है? कौन मना रहा है? आपकी हिंदू महासभा। अरे मेरे आप ही तो परिवार के महासभा आपसे नजदीक है। हिंदू महासभा आप ही की तो हिंदू महासभा हिंदू महासभा
आज उसको भी इनकार सुधांशु कर रहे हैं। त्रिवेदी, राकेश जी सत्याग्रह जी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से नहीं कि गोडसे को मंगलेश शहीद जी, दिवस के सुधांशु त्रिवेदी, क्या लोग हैं भाई? उम्मीद है आपको। सुधांशु त्रिवेदी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपने हाथ उठाया जी, बोलिए बोलिए। देखिए, जिस कारण से यह वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में उसका लेश मात्र भी हो तो मैं इसे जायज मान लूं, अन्यथा यह पूरी तरीके से ऑर्केस्ट्राड नजर आता है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की इस बात का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम और राकेश सिन्हा जी एक विचारधारा के प्रतिनिधि हैं, तो इस लॉजिक के द्वारा ऑटोमेटिकली वो और मंगेश डबराल जी एक विचारधारा के प्रतिनिधि हो जाते हैं। निश्चित रूप से नहीं, पर अगर विचारधारा है, जब दलितों को अधिकार, दबा देना है। मुझे पूरी बात करने दीजिए, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। जब आप में से कोई भी बोल रहा था, अरे भाई मैं बोल रहा, आप में किसी को हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब दलितों के अधिकार और वर्चस्व की लड़ाई थी तो समाज का एक अभिजात्य वर्ग उस अधिकार और वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहता था। आज यही विचारधारा में जिस प्रकार का एक अभिजात्यगत वर्चस्व बना के रखा गया 60-70 सालों में, और यह विचारधारा जिसका इन्होंने कहा हम और राकेश सिन्हा जी प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दलित और शोषित रही। आज जब यह उभर कर स्थान थोड़ा सा मिलने की बात, सबका साथ सबका विकास था, उसमें 60-70 साल में न सब थे न सबका साथ था। आज थोड़ा सा साथ आ रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए सत्यव्रत जी, किसी प्रकार की थोड़ी बहुत आप इस देश को सांप्रदायिक आधार के ऊपर विभाजित करना चाहते हैं, मगर हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि दलित अपराइजिंग में भी मोपला भी हुआ था जी के और बयान से जाहिर हो घटना भी चुकी हुई है। थी। इसके बाद आप आरक्षण के अधिकार को समाप्त करने की बात करते हैं, और उसके बाद भी आप ये बात कहते हैं कि सबका साथ और सबका विचार, सबका विकास करने की बात आप कर रहे हैं। ये भाई, ये ऐसी बातें आप कहें, ये आप कम ही से कम हमारी विचारधारा यह नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़े होकर कहे कि मुस्लिम शुभ है और साइट। मोहन जी ने क्या कहा? मोहन जी के मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारा प्रधानमंत्री खड़े होकर कहे कि मुस्लिमों का देश के लिए अनलाइक सत्यव्रत चतुर्वेदी बोल रहे हैं, अनलाइक सत्यव्रत चतुर्वेदी के मामले पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो कुछ कहा है अरे उन्होंने कहा मैं 1 मिनट रोक रहा हूं। जो सबसे दलित है वहां तक आरक्षण पहुंचे। उनका सार यही है कि दलितों में जो सबसे ज्यादा दलित है वहां तक आरक्षण पहुंचे। कौन गलत कहा? कौन इसका खंडन करेगा? कौन इसका विरोध करेगा? दलित लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इसके पीछे लोग। लेकिन इस बयान ने बिहार का चुनाव बदल दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर तय होना चाहिए। आर्थिक आधार पर तो आरक्षण चल रहा है जी सुधांशु जी बोलिए। नहीं चल रहा है देश में। सुधांशु जी कुछ बोल रहे हैं आरक्षण की बात पर। सुधांशु जी, एक मिनट, मैं इस संवेदनशील विषय पे एक वाक्य कहना चाहूंगा। एक वाक्य मैं आरक्षण के संवेदनशील विषय पे कहना चाहूंगा। सत्यव्रत जी को यदि इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने आर्थिक आधार पे कहा, तो इनकी कांग्रेस सरकार ने जिस समय ओबीसी को आरक्षण दिया उसमें क्रीमी लेयर का एंगल डाला था कि नहीं, और वो आर्थिक आधार पे नहीं है तो किस आधार पे है? दूसरी बात, अगर अति पिछड़ा और जनता दल यू ने किया जो महागठबंधन में आपके साथ है, वो आरक्षण की व्यवस्था का पुनर्निर्धारण किया है कि नहीं जनता दल यू ने, अति पिछड़ा और दलित ने? तो सिद्धांत रूप में आपने आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा आर्थिक एंगल भी डाला है। लास्ट 30 सेकंड शासित प्रदेशों में ओबीसी को आरक्षण हमारे आरक्षण देने से पहले से मौजूद था। कौन सी हमने नई बात कर दी? एक लास्ट कमेंट मंगलेश जी का जरूर लूंगा। मंगलेश जी, ऐसा क्या हो कि साहित्यकारों का विश्वास, मैं ये पूछ रहा हूं कि जनता दल यू के अति पिछड़ा और महादलित से आप सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना बताइए। यदि सहमत हैं तो हम आरक्षण पर डिबेट करेंगे तो मैं आपको दोबारा को बुलाऊंगा, आप दोनों को। आरक्षण 1 मिनट में आज साहित्यकारों पर मंगलेश जी रोज नहीं आते मेरे साथ डिबेट। मंगलेश जी, लौटना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आरएसएस और संघ परिवार की जो विचारधारा है वो विभाजनकारी है। पर मंगलेश जी, इस चेहरे के साथ, इस नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। इसके बावजूद भी देश की जनता ने 282 सीटें दी। नहीं, विकास इसको रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत? के नारे के साथ गई थी वो। हाँ, नरेंद्र मोदी चेहरा यही था, नरेंद्र मोदी का चेहरा था, यही आरएसएस साथ खड़ी थी। हाँ, तब अब क्या दिक्कत है फिर? नहीं, इस समय अब वो लोग अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए मैदान खुला मिल गया समय है। आरक्षण और वो अब आज सुमित जी आपके कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में पर उन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही थी। मंगलेश जी ने व्यवस्था को चलाने की बात कही थी। अब उसमें परिवर्तन। मंगलेश जी ने सच बोला। ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, साहित्यकार के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। साहित्यकार कम है, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा है। जब तक राजनीतिक कार्यकर्ता बने रहेंगे समाज आपको साहित्यकार के रूप में सम्मान नहीं करेगा।
करेगी। भाजपा सरकार का लेखकों के बारे में क्या रवैया है? लेखक वो इससे आप मैं नरेंद्र आपको कोहली एक को घटना आप बताता नरेंद्र हूं। कोहली को मेरी बर्दाश्त बात- नहीं करते हैं, मंगेश जी, के माफी गोयनका के को साथ, बर्दाश्त नहीं मंगेश करते, जी, आप सुधांशु क्या जी, बता दीजिए। विश्व हिंदी सुधांशु सम्मेलन आप जी, नरेंद्र मैं माफी कोहली को मांगूंगा। बर्दाश्त नहीं करते हैं आप- साहब। आप- बात मैं सुनिए पहले। सुधांशु जी, आप मंगलेश जी ने कहा, सुमित जी 5 सेकंड बोलिए बोलिए एक जल्दी। वाक्य, मंगलेश जी ने कहा हमारी विचारधारा के बारे में कोई टिप्पणी की वो स्वतंत्र है। मैं भी कहना चाहूंगा कि मंगलेश जी की विचारधारा जो है वो औपनिवेशिक विरासत की, पराधीनता की, मानसिकता की विरासत है जो भारत के वास्तविक स्वरूप को आगे आने में रोड़ अटका। पर भारत की तो खूबसूरती इसी बात में थी ना, हम सब जानते हैं, इसी संविधान को, इसी नियमों को पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए और हम सब भी उसी थॉट प्रोसेस को हैं कि हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अरे हमारी चाहे अटल जी किसी की भी धर्म सरकार के हो और चाहे राज्यों किसी की भी सरकार विचार ने के हो, तमाम इन विचारधारा साथ से जुड़े लोगों को रहना है। पुरस्कार दिए। जब बीते 70 साल रह सकते तो आने वाले 700 साल क्यों नहीं रह सकते हैं। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। भारत की शायद यही खूबसूरती है, लेकिन इस खूबसूरती पर कितना अमल हो पाएगा और कितनी राजनीति, ये तो वक्त बताएगा।